वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल-बरूनी गजनी कैसे पहुंचा? इसका आंसर है, सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो कई विद्वानों तथा कवियों को बंधक बनाकर वह अपने साथ राजधानी गजनी ले आया था। इनमें से अल-बरूनी भी एक था। अगर आप स्कोर छोटा करना चाहें तो इसका कर सकते हैं कि अल-बरूनी द्वारा ख्वारिज्म पर आक्रमण कर कवियों और विद्वानों को बंधक बनाकर लाया गया, जिसमें से अल-बरूनी एक था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अल-बरूनी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए। आंसर है, कई भाषाओं में दक्ष होने के कारण अल-बरूनी ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृत कृतियों का अरबी में अनुवाद किया, जैसे पतंजलि के व्याकरण का अरबी में अनुवाद। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए अल-बरूनी ने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अल-बरूनी अपने लेखन में विशिष्ट शैली का प्रयोग करता है, उसका वर्णन कीजिए। आंसर है, अल-बरूनी ने अपने ग्रंथों के प्रत्येक अध्याय में विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। जिसमें क्या होता था, एक शैली जो थी उसमें प्रारंभ में एक प्रश्न दे दिया जाता था, उसके बाद उसका वर्णन किया जाता था और लास्ट में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। ये उसकी एक विशिष्ट शैली थी। अगला है, अल-बरूनी ने भारत का वृत्तांत लिखने में आने वाले किन अवरोधों के बारे में वर्णन किया है? आंसर है, अल-बरूनी ने भारत का वृत्तांत लिखने में अवरोधों की चर्चा की है, जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। मीन्स उसको समझने में जो बाधक थे वो तत्व हैं इसमें पहला था भाषा। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से बहुत अधिक भिन्न थी, क्योंकि उस समय संस्कृत का अधिक उपयोग होता था और अल-बरूनी जो था वो अरबी और फारसी का अच्छा जानकार था। इसके लिए उसके लिए जो भाषा थी वो एक अवरोध का कार्य कर रही थी। दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। तीसरा अवरोध अभिमान था, उसका खुद का अभिमान जो कि अपने को श्रेष्ठ बताता था। इसको आप अगर छोटा करना चाहें तो डायरेक्ट पे आप इसको ऊपर का छोटा कर सकते हैं और ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे जो अवरोध थी। अगला क्वेश्चन है, भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्राएं कर चुका था? इसका आंसर है, भारत आने से पहले इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। अगला क्वेश्चन है, चीन के विषय में इब्न बतूता की यात्रा वर्णन की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है? तो इसमें की जाती है मार्को पोलो के विवरण से। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं की किस परेशानी का वर्णन किया है? देखो, इसमें उसने बताया है इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं में एकाकीपन, इसके अलावा लुटेरों का डर, बीमारी आदि समस्याओं का वर्णन किया है। जब वो लंबी यात्राएं जहाजों पर करता था तो अकेला होता था। दूसरा, लुटेरों का डर, जहाज पर लुटेरे अधिक सक्रिय होते थे, समुद्री यात्राओं में यात्रियों को लूट लिया जाता था। और इसके अलावा स्थानीय यात्राएं थी जो भूमि पर की जाती थी, उनमें भी कई लुटेरे होते थे जो यात्रियों को लूट लेते थे। इसके अलावा बीमारी, जब लंबी यात्राएं की जाती है तो उनमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है व्यक्ति को, क्योंकि अलग अलग वातावरण से वो गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था? इसका आंसर है, मोहम्मद हाजिन भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहा था, जबकि ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण हाजिन भारत से घृणा करने लगा। जब हाजिन भारत आ रहा था तब उसे ऐसी उम्मीद थी कि भारत में जब पहुंचेगा तो राज दरबार में उसका क्या किया जाएगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हाजिन भारत से घृणा करने लगा। अगला क्वेश्चन है, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर के भारत वर्णन को लिखिए। आंसर है, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था जिसने भारत की 6 बार की यात्रा की
वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक परिस्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। ठीक है, ये कौन था? एक फ्रांसीसी जौहरी था, सोने चांदी का व्यापारी, जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। यह विशेष रूप से भारत में व्यापार से प्रभावित था और इसने दूसरे देशों से इसकी तुलना की। इसका आंसर है। अगला है, इब्न बतूता किन भारतीय वानस्पतिक उपजों के बारे में नहीं जानता था? ठीक है, तो 2 उपजें थी, नारियल और पान। ठीक है, ये उसको कुछ भिन्न लगे थे उसके यहाँ की वनस्पतियों से, जिनके बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं थी। अगला है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को किन लोगों के लिए उपयुक्त बताया? इसका आंसर है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। मीन्स उन लोगों के लिए जो इच्छा शक्ति में मजबूत थे, कुछ कार्य करने का कौशल था उनके पास और उनके पास कुछ साधन थे। मीन्स व्यापार के लिए अवसरों से इस समय भारत उपयुक्त था। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो इसका आंसर है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। इसको आप और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसमें कि जो ये फ्रांसवा बर्नियर था, ये शाहजहां के पुत्र जो थे दारा शिकोह, उनका चिकित्सक भी रह चुका था। ठीक है, लेकिन ये मूल आंसर सिर्फ यही है कि फ्रांस का रहने वाला था, चिकित्सक, राजनीतिक और ये, और भारत मुगल साम्राज्य में आया था। ठीक है, नॉर्मल आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक द्वारा मंगलोर में स्थित मंदिर के बारे में क्या विवरण दिया गया है? इसका आंसर देखते हैं। अब्दुल रज्जाक ने मंगलोर में एक मंदिर देखा जिसके बारे में उसने कहा कि मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जो पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वारा मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन इसने जो मंदिर है इससे भी बहुत बड़ा विवरण दिया है। ठीक है, फिर भी हमने कुछ कोशिश की है कि कुछ छोटा आंसर लिखे। अगला क्वेश्चन है, उलूक और दावा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, मध्यकाल में प्रचलित अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। दूसरा, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्नियर का शिविर नगरों से क्या तात्पर्य था? आंसर है, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। सीधा सा आंसर इसका यह है, जो शिविर से तात्पर्य क्या है? जो राजकीय प्रशासनिक केंद्र थे, है ना, जहां पर क्या थे, राजा निवास करता था और उसके अधिकारी थे, वो सब नगर शिविर नगर थे बर्नियर की नज़र में। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर है, किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया है। 4 से 5 अगर विषय भी आप कवर करते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, हिंदू शब्द एक फारसी शब्द है जिसका प्रयोग तुर्कों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया था। ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व में मतलब जो पार रहते थे उन लोगों के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग किया था। अगला है, रिहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है? आंसर है, इब्न बतूता की यात्रा वृतांत रिहला से 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, किस समय के बारे में? 14वीं शताब्दी या सल्तनत काल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन कीजिए। आंसर है, इब्न बतूता चीन जाने के लिए जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतून गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसवा बर्नी का मुगल परिवार से क्या संबंध था? आंसर है, फ्रांसवा बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और मुगल दरबार के एक अमीर के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में मुगल परिवार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। यही इसका मुगल परिवार से संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल-बरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या वर्णन किया है? आंसर है, अल-बरूनी के अनुसार संस्कृत भाषा अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, इसमें तुलना की है उसने अरबी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल और पान के बारे में क्या जानकारी दी? इसका आंसर है, इब्न बतूता नारियल के वृक्ष को सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक बताता है। उसके अनुसार यह वृक्ष खजूर वृक्ष जैसा दिखता है और इस वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। इब्न बतूता के अनुसार पान ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों वृक्ष के बारे में वर्णन उसमें किया गया है। हो सकता है कि इसमें एक एक वृक्ष का पूछा जाए या फिर दोनों का साथ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया है? इसका आंसर है, इब्न बतूता ने दौलताबाद के एक बाजार का वर्णन किया है जिसे तारबबाद या तारववाद कहते हैं, जो पुरुष और महिला गायकों का एक बाजार है। यह बाजार सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और इसे सजाया गया है। इस प्रकार उसने तारववाद नामक बाजार की विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नियर ने राजकीय कारखानों का क्या वर्णन किया है? आंसर देखते हैं, बर्नियर के अनुसार कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। इन कारखानों में सुनारों, चित्रकारों, प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, बढ़ाई, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, रेशम जरी तथा महीन मलमल का कार्य करने वाले देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कारखानों के बारे में बताया। पहला तो कि जो क्या है, बड़े कक्ष होते हैं उनमें कारखाने हैं। उसके अलावा किस किस के कारखाने हैं, तो वो है सुनार के, चित्रकार, प्रलाक्षारस, दर्जी, जूते बनाने वाले, बढ़ाई, है ना, मलमल का कार्य करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा के संबंध में मध्यकालीन यात्रियों के क्या विचार थे? चर्चा कीजिए। आंसर है, मध्यकालीन यात्रियों के अनुसार भारतीय बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। घरेलू दासियों की कीमत बहुत कम होती थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के विवरण की समीक्षा कीजिए। आंसर है, बर्नियर ने अपने वृतांत में सती प्रथा का मार्मिक विवरण किया है, जिसमें लाहौर की एक अल्पवयस्क विधवा स्त्री को इच्छा के विरुद्ध सती कर दिया जाता है। हालांकि मध्यकाल में उच्च वर्गों में ही सती प्रथा का प्रचलन था और सामान्यतः मध्यम और निम्न वर्ग में इसका अभाव था। इस प्रकार चैप्टर 5 के 2 नंबर के अतुल लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।